अस्सलामुअलैकुम। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16A है और ये चैप्टर है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। चूँकि ये एक न्यू चैप्टर है, इससे पहले ये चैप्टर नंबर 16 था, उसमें हमने कत्ल और हर्ट के जो ऑफेंसेस थे उनके बारे में पढ़ा था। अभी एक न्यू चैप्टर है जो टोटली डिफरेंट वेलोसिटी है इसकी। कि जब भी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी जो फिलासफी है, जो लीगल बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, उसको थोड़ा बहुत टच करें ताकि हमें समझ में आ सके कि पाकिस्तान पिनल कोड में जो पर्टिकुलर डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनको डालने की असल वजह क्या थी। आप सबको मालूम है जैसे हमने इनिशियल वीडियोस में इंट्रोडक्टरी वीडियोस में ये कहा था कि जो पाकिस्तान पिनल कोड है, जो ओरिजिनल आईपीसी है, ये 1837 से लेकर यानी 1837-34 से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था। 34 में एक कमीशन बना था और बिल आखिर 1860 में जाके ये ड्राफ्ट हुआ है। वो जो कमीशन था जिसका जो हेड था उसका नाम था थॉमस मैकॉले। उन्होंने पर्टिकुलरली ये जो चैप्टर है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसके पीछे वजह ये दें कि ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, जब यानी किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जाता है या कन्फाइन किया जाता है तो इसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। ये जो असाल्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को रिस्ट्रेन किया जाए तो इनके दरमियान उन्होंने एक लीगल ब्रिज के तौर पर इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। यानी जो कॉमन लॉ था, क्योंकि ये जो ओरिजिनल पिनल कोड है, ये जो पीपीसी है, इसकी जो सोर्सेज हैं ये मल्टीपल लॉज को कंसल्ट किया गया था। यानी इस कमीशन ने उनको कंसल्ट किया था जिसमें एक कॉमन लॉ के सोर्सेज भी थे, सिविल लॉज के भी थे, जो नेपोलियन लॉज हैं, जो अमेरिकन लॉज हैं, ये सारी रोमन लॉज हैं, ये सारी उनके सोर्सेज जो हैं वो लिए एज अ सोर्स उनको कंसल्ट किया गया है। तो कॉमन लॉ में जो यानी जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, यानी अगर किसी को पूरी तरह कैद किया जाता था, जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो उसको एक ऑफेंस के तौर पे समझा जाता था, यानी उसके ऊपर एक पनिशमेंट लागू होती थी। लेकिन अगर किसी की आम डेली लाइफ में अगर किसी का रास्ता रोक दिया जाता था, यानी उसको अगर रिस्ट्रेन कर दिया जाता था, तो फिर उसको एक सिविल टॉर्ट के तौर पर कंसिडर किया जाता था। चूँकि ये जो लॉ है ये किसके लिए बनाए गए हैं, ऑब्वियसली ये सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फिर जो लॉ रिकॉर्ड थे उनकी जो जो कमीशन की टीम थी, उन्होंने इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया इस लॉ की ड्राफ्टिंग के वक्त कि जो सब कॉन्टिनेंट है, यानी जो पाकिस्तान इंडिया उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था, उसमें क्या होता है कि ये जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, ये यूजुअली कि अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को किसी का रास्ता रोक दिया जाए, यानी आम आम डेली लाइफ में, तो यहाँ का कल्चर ये है कि इस मामूली सी बात के ऊपर भी बड़े बड़े जो वायलेंट क्लेशेस हैं वो शुरू हो जाते हैं और जो कत्ल और गारत है वहाँ तक बात जो है वो जा पहुँचती हैं। असल में जो मकसद था इस क्रिमिनल लॉ की को ड्राफ्ट करने का, वो यही था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के कल्चर में तो यही है कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी बड़ी-बड़ी ऑफेंसेस जो हैं वो आसानी से हो जाती हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट क्राइम के तौर पर जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज़ अगर हम कॉमन लॉ में देखें तो ये रिस्ट्रेन का कंसेप्ट है, ये सिविल टॉर्ट का हिस्सा है। और इस चैप्टर की अगर हम यानी इसका जो पर्पस है या इसकी जो फ़िलॉसफी है अगर हम उसको देखें तो जो ये टर्म्स है इस चैप्टर की जो मेन टर्म्स है इसको आपको समझ आ गई होगी कि अगर किसी को रामफुल रिस्ट्रेन किया जाता है, रामफुल कन्फाइन किया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक हमारा बेसिक राइट है जिसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहा जाता है, उसकी वायलेशन है। यानी हर जो शकी है वो उसका एक राइट होता है कि वो क्या करें, वो फ्रीली मूव कर सकें। और ये जो राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, ये हमें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 15 है वो भी देता है। यानी अगर हम उसको देखें आर्टिकल 15 को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये आर्टिकल 15 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है दिस वे। ये कहते हैं कि एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ।
in the public interest, enters and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी रहना चाहे रह सकता है, जहाँ वो सेटल होना चाहता है सेटल हो सकता है, जहाँ वो मूवमेंट करना चाहता है वो फ्रीली मूव कर सकता है। हाँ, देयर आर सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आर दोज विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन है शहर में, सिक्योरिटी की कोई सिचुएशंस है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं या जो लॉ है वो ऑर्डर पास कर देते हैं कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। यानी उस सूरत में अगर पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है तो जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज एवरी सिटीजन्स हैज़ द राइट टू फ्रीली मूव अक्रॉस द पाकिस्तान। सो ये बेसिक राइट है। सो ये फंडामेंटल राइट में भी आता है। सो अगर किसी के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को स्लेच कर दिया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो फिर ये जो दो कंसेप्ट हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सो ये दोनों जो है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की डिफरेंट लेवल्स हैं। सो इसको हम देखेंगे कि कैसे, और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इसमें जो पर्टिकुलरली दो कंसेप्ट हैं ये इसी जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है जो उसको यानी ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको क्रिमिनल लॉ के ज़रिए से प्रोटेक्शन फराहम करता है। यानी अगर एक शख्स का लीगल राइट है कि वो किसी एक रास्ते के ऊपर चले, तो कोई दूसरा ताकतवर शख्स अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से उसका रास्ता नहीं रोक सकता और ना ही किसी को हब्से बिजा में रखा जा सकता है। और इसकी वजह यह है कि क्रिमिनल लॉ की फ़िलॉसफी में इंसान की जान, माल और इज़्ज़त की तरह उसकी जो मूवमेंट की फ्रीडम है, वो भी एक प्रोटेक्टेड लीगल राइट है। सो यहाँ पर एक बात हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों जो हैं ये डिफरेंट लेवल के ऑफेंसेस हैं ऑलमोस्ट सेम नेचर के ऑफेंस, लेकिन उसकी जो लेवल है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो ये है कि ये जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ये असल में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की सिवियर फॉर्म है। यानी हर एक जो कन्फाइनमेंट है उसके रिस्ट्रेंट होता नहीं, लेकिन हर एक जो रिस्ट्रेन है उसमें कन्फाइनमेंट नहीं होता। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है ए, वो क्या कर रहा है कि वो रोड पर खड़ा होकर कोई दूसरा शख्स है बी, उसको आगे जाने से रोक दे, तो ये फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। लेकिन अगर ए जो है वो बी को कमरे में बंद कर दें और किसी तरफ बी ना निकलने दें, तो ये कन्फाइनमेंट है। सो बाकी जो डिटेल है वो हम इसकी जो स्टिट्यूटरी टेक्स्ट हैं उससे देख लेते हैं कि क्या कहता है। सो जो सेक्शन नंबर 339 है वो डिफ़ाइन करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को, और इसका टाइटल है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और इसका जो टेक्स्ट है वो कहते हैं कि हु एवर में कोई भी शख्स आ सकता है, कोई आम सिटीज़न भी हो सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, क्या कोई भी इसमें शामिल है, किसी भी जेंडर का इसमें हो सकता है। वॉलंटरली obstruct एनी पर्सन है, अगर वो क्या करता है किसी को वॉलंटरली obstruct करता है। अब ये जो टर्म वॉलंटरली है ये भी हमने पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन नंबर 39 है उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि वॉलंटरली क्या होता है। सो ये सेक्शन नंबर 39 है, ये पे पाकिस्तान पीनल कोड का ये डिफ़ाइन करते हैं टर्म वॉलंटरली को। ये कहते हैं कि अ पर्सन इज सेक टू कॉज एन अफेक्ट वॉलंटरली when he causes it by means whereby he intending to cause it। फर्स्ट चीज़ क्या है कि उसका इंटेंशन होना चाहिए। अगर कोई शख्स कोई काम किसी इंटेंशन से करता है तो ये समझा जाएगा कि वो वॉलंटरली कर रहा है। और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, या अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो उसके पास नॉलेज है और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉजेज, या अगर उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं भी है कि वो जो एक्शन कर रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, तो उसके पास रीज़न टू बिलीव है, यानी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ये उसको मजबूर कर रहे हैं ये बिलीव करने के लिए, वो जो रीज़न्स मौजूद है उसको बिलीव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैं जो एक्शन काज कर रहा हूँ इसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या आएगा, फिर तब ये समझा जाएगा कि ये क्या है, ये वॉलंटरली है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जो हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स ऑब्स्ट्रक्शन यानी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला शख्स है
उसका अगर इंटेंशन था, यानी वो इंटेंशन के साथ किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, या उसको पूरा इल्म था कि वो जिस शख्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके इस अमल से, यानी वो जो अमल कर रहे हैं उसके इस अमल से दूसरे शख्स का रास्ता जो है वो रुकेगा, ठीक है। ये इसमें अगर कोई एक्शन एक्सीडेंटल है या इत्तेफाकन है तो वो शामिल नहीं है। यानी तीन चीज़ें वॉलंटियरली की डिफिनीशन में आती है। नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट है इंटेंशन, और नंबर सेकंड है नॉलेज, एंड थर्ड है रीज़न की बिलीफ। ओके, सो उसके बाद ये कह रहे हैं कि whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongly restrain that person. अब ये जो टर्म है obstruct, इसमें सिर्फ फिजिकल obstruction ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई थ्रेट है, थ्रेट के ज़रिए से भी obstruction हो सकती है, ठीक है। या किसी को फॉर एग्जांपल वेपन दिखाकर रोकना भी obstruction हो सकता है, या कोई और रीज़न जो है वो भी हो सकती हैं obstruction के लिए। तो इसमें एनी पर्सन, चाहे मतलब वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इसमें सब कवर है। यानी सब इंसान इसमें कवर हैं, चाहे वो सिटीज़न हैं, चाहे वो क्या हैं, वो फॉरेनर्स हैं। अगर वो क्या करता है कि वो इज़ टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, अगर वो उस शख्स को रोक रहा है किस चीज़ से? फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, अगर किसी एनी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो मूवमेंट वॉकिंग भी हो सकती है, ड्राइविंग भी हो सकती है, राइडिंग, स्विमिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है इन एनी डायरेक्शन। यानी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर एक शख्स है वो चारों तरफ जो अतराफ़ हैं उसमें से किसी एक तरफ जाना चाहता है और उसको अगर रोक दिए जाए वहाँ जाने से, तो ये रिस्ट्रेंट है। लेकिन अगर उसके पास दूसरा रास्ता मौजूद है और सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है, तो हर केस में जो रिस्ट्रेंट है वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। यानी लॉ उसमें ये देखेगा कि क्या जो विक्टिम है, ये जो एनी पर्सन है, उसी डायरेक्शन में उसके पास जाने का लीगल राइट है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। क्योंकि ये आगे कह रहे हैं ना कि इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड। अगर लीगल राइट ही नहीं था तो फिर तो इस्टेब्लिश ही नहीं होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई लीगल राइट है उसको प्रोसीड करने का? नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास लीगल राइट ही नहीं है तो दूसरा बंदा आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई लीगल राइट एग्जिस्ट करता है उस डायरेक्शन में जाने का, प्रोसीड करने का, और अगर कोई आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि हमने आर्टिकल 15 में देखा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शंस जो हो सकती हैं वो लॉ की सूरत में हो सकती हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ठीक है। सो अदरवाइज अगर ये को वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है जहां आपका लीगल राइट है, तो इसको फिर ये क्या समझा जाएगा कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। यानी उस शख्स को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज हुई है। तो ये तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की डिफिनीशन हो गई। अब एक्सेप्शन क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे over land and water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section. ये वही चीज़ है, क्योंकि देखें ये जो फ्रेज़ है ना, ये हमें कह रहे हैं कि हैज़ अ राइट टू प्रोसीड। अगर हमारा राइट ही नहीं है कि किसी की कोई प्राइवेट रास्ता है घर का, और या ज़मीन के ऊपर या पानी के ऊपर, अगर वो उनका प्राइवेट रास्ता है और वो नहीं चाहती कि कोई और लोग उस रास्ते को यूज़ करें, तो उनके पास क्या है? अगर वो गुड फेथ में उसको रोक रहे हैं तो है वो अपना जो लॉफुल राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर ये ऑफेंस नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। यानी इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लीगल राइट हो, अ, और उस लीगल राइट को कोई वॉलंटियरली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो आपको फॉलो करने से। अब ये गुड फेथ क्या है? इसको भी पाकिस्तान पिनल बोर्ड का जो सेक्शन नंबर 52 है उसने डिफ़ाइन किया है कि गुड फेथ क्या है। यानी अगर कोई शख्स किसी को गुड फेथ में बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, तो ये जो गुड फेथ है ये है 50 सेक्शन नंबर 52। ये कहते हैं कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। सो गुड फेथ क्या है? यानी गुड फेथ के लिए सिर्फ ऑनेस्टी ज़रूरी नहीं है, बल्कि गुड फेथ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ड्यू केयर और अटेंशन का होना भी है, ठीक है।
अब इसकी जो इलस्ट्रेशन है ये देखते हैं। ये कहते हैं कि ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अपाथ along which Z has arrived to pass. A not believing in good faith, not believing in good faith, that he has a right to stop the path. Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrain Z. ए क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी ये रास्ते को ब्लॉक करता है। और जो जी है उसके पास लीगल राइट है वो उस रास्ते को यानी मूवमेंट कर सके, उसको प्रोसीड कर सके। ए को ये अच्छी तरह मालूम है कि जी को रोकना उसका राइट नहीं है, यानी जी जो है जो ए है वो उस रास्ते का जो ओनर है वो नहीं है, लेकिन फिर भी रोकता है। सो यहाँ पे जी यानी वो जी को रोकता है। तो ये जो एक कर रहा है उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? उसने रामफुल रिस्ट्रेन कमिट किया है। यानी इस इलस्ट्रेशन का जो पर्पस है वो हमें ये बताना है कि अगर यानी बैड फेथ के साथ कोई ये किया जाए तो फिर वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो ऑफेंस है। जैसे ऊपर के एक्सेप्शन में ये कहा गया है कि अगर गुड फेथ में कोई किसी को रोकता है और यानी उनको ये बिलीव होता है कि हमारे पास लीगल राइट है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, तो वो एक्सेप्शन है, वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बैड फेथ में ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो ये फिर ऑफेंस होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 340 को, ये है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो जो सेक्शन नंबर 339 है ये एक पेरेंट ऑफेंस है, और जो सेक्शन नंबर 340 है ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म है। ठीक है, यानी 339 में पार्शियल रिस्ट्रेन होती है और 340 में टोटल रिस्ट्रेन होती है विद इन लिमिट्स। सो ये जो मेन टर्म्स हैं इस चैप्टर की जो टाइटल में यूज़ हुए हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सबसे पहले उसको डिफाइन कर रहे हैं। और ओके, सो जो सेक्शन नंबर 340 है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही डिफाइन करता है। वो कहता है इसका जो टेक्स्ट है कि हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, यहाँ क्या था कि हु एवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, यहाँ है कि हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन। इस वजह से मैंने कहा कि ये जो सेक्शन नंबर 340 है ये क्या है? ये एक एग्रीवेटेड फॉर्म है, और जो 339 है ये एक पेरेंट ऑफेंस है। सो ये कहते हैं कि हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन्ड, यानी इस सेक्शन की ये सेक्शन जो है ये तब अप्लाई होगा जब सेक्शन नंबर 339 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी लॉ पहले इस सेक्शन के लिए सेक्शन 339 को इम्पोर्ट करता है, इसलिए कन्फाइनमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए रिस्ट्रेन पहले प्रूव करना ज़रूरी होता है। और वो कौन से हैं? यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ये बात करता है सेक्शन नंबर 339 के, और 339 में जो ये जो वर्ड्स है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इसकी कंप्लीट डिफिनेशन को देखना होता है। और वो क्या कहते हैं कि अगर कोई वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी शख्स को किसी ऐसी डायरेक्शन में जाने से जिस पे जाने का उसका लीगल राइट है। सो कहते हैं कि हु एवर wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to wrongfully confine that person. यहाँ सेक्शन 339 में लिखा हुआ था is to prevent that person from proceeding in any direction, यहाँ लिखा हुआ है to wrongfully restrain any person in such a manner is to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits. अब ये जो circumscribing limits है ये टर्म ज़रूरी है wrongful confinement को समझने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि ऐसी बाउंड्रीज जिनके बाहर विक्टिम जा नहीं सकता, और ये जो बाउंड्रीज हैं ये फिज़िकल भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। यानी फ़िज़िकल लिमिट्स में क्या चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दीवार है, चार दीवारी हैं, उसके अंदर यानी ये एक लिमिट है कि उसके बाहर विक्टिम को जाने की इजाज़त ना हो, या कोई कमरा है, कोई सेल है, कोई बिल्डिंग है, या कोई जंगला है, कोई व्हीकल भी हो सकती है, ठीक है, या कोई कंटेनर भी हो सकता है। यानी जिसकी एक फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हो, लिमिट्स हो, जिसके बाहर प्रोसीडिंग बियॉन्ड यानी किसी उस शख्स को बाहर जाने की इजाज़त ना हो। या इसकी कंस्ट्रक्टिव लिमिट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़िट के ऊपर कोई गनमैन खड़ा कर दें, या जो आर्म गार्ड्स हैं उनको खड़ा कर दिया जाए, या किसी को डेथ की थ्रेट्स मिल रही हों,
ठीक है? तो ये सब भी कन्फाइनमेंट हो सकती है। यानी जो ये टर्म है ना सर्कमस्क्राइबिंग, इसका मतलब होता है चारों तरफ से घेरी हुई कोई हद, यानी वो सर्कुलर हो या कोई एनक्लोज बाउंड्री हो। तो ऐसे एक्ट को लॉ क्या समझता है कि ये क्या है? ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। यानी ये जो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ चार दीवारी हो, यानी चार दीवार हो। नहीं, बल्कि अगर किसी को किसी फॉर एग्जांपल आपको किसी आइसलैंड पे छोड़ दिया जाए और वहाँ से सारी कश्तियाँ हटा ली जाए, तो ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। यानी आपको किसी एक लिमिट तक महदूद कर दिया गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स को एक चलते हुए ट्रक में या कार में लॉक कर दिया जाए, या अगर किसी को एक महसूस सर्कल के अंदर कड़े करके उसको बाहर निकलने के ऊपर उसको धमकी दी जाए मारने की, तो वो सब ये सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स में आती हैं। सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में हमने क्या देखा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में अगर कोई शख्स वॉलंटरली किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किसी ऐसी डायरेक्शन में प्रोसीड करने से जिसके ऊपर जाने का उसका लीगल राइट है, जबकि ओके वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए? वो गुड फेथ में होनी चाहिए। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हमने ये देखा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहा है, उसको लिमिट करके एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में, तो फिर उसको ये समझा जाएगा कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो सेक्शन नंबर 340 पाकिस्तान पिनल कोड है, ये हर उस एक्ट को पेनलाइज करता है जो किसी शख्स को हर सिमत से घेर कर, यानी टोटली उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाए और उसकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यानी जो सेक्शन नंबर 339 में हमने टर्म रिस्ट्रेन को देखा था, ठीक है? ये जो सेक्शन नंबर 339 है उसमें जो रिस्ट्रेन है वो पार्शियल है, और जो कन्फाइनमेंट में है वो कंप्लीट कैद का नाम होता है, ठीक है? जबकि रिस्ट्रेंट पार्शियल होता है और उसमें किसी फिजिकल वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती सेक्शन नंबर 339 में। जबकि सेक्शन नंबर 40 में जो लिमिट्स हैं, सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं, उसका होना ज़रूरी है। सो इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए है, ये कहते हैं कि ए कॉजेज जी टू गो विद इन अ वॉल स्पेस एंड लॉक जी एन। ए जी को किसी फॉर एग्जांपल रूम में लॉक कर देता है, यानी एक क्या है, एक वॉल स्पेस है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रूम है और उसको लॉक कर लेता है। Z is then prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall। अब Z जो है वो क्या है, उसको वो प्रिवेंट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में जाने से। वो जो वॉल स्पेस है, यानी जो सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट है वॉल की, उससे बाहर जाने के ऊपर उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी वो बाहर नहीं जा सकता। ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जी। अब ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? सेक्शन नंबर 340 पाकिस्तान पिनल कोड, उसने रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का ऑफेंस कंप्लीट कर लिया है। जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है, वो कहते हैं कि ए प्लेसेस मेन विद फायर आर्म एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल जी दैट दे विल फायर एट जी इफ जी अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जी। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर बी में ये कह रहे हैं कि ए गनमैन को एग्जिट पर खड़ा कर देता है और जी को ये कहा जाता है कि अगर वो उस बिल्डिंग से निकला तो उसको गोली मार दी जाएगी। अब ये फिजिकल लॉक तो नहीं है, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पे वॉल स्पेस है उसको लॉक कर दिया है। यहाँ पे तो वो एक बिल्डिंग तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे ये फिजिकल लॉक नहीं है, लेकिन ये एक लीगल कन्फाइनमेंट फिर भी हो सकती है और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कन्फाइनमेंट। और जब भी किसी शख्स को सेक्शन नंबर 340 के अंडर लीगल रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाता है, तो जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास पावर होती है अंडर सेक्शन नंबर 100 CRPC कि वो क्या कर सकें, कि वो ऑर्डर दे सकें, जैसे ये ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये ऑर्डर है इन द कोर्ट ऑफ मिर्ज़ा नईम बेग, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 मुल्तान। सो ये पुलिस जो है उन्होंने किसी शख्स को लीगली रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है,
सो ये उनको लिखी गई हैं, टू SHO PS कुतुबपुर मुल्तान। और इसमें क्या लिखा है कि वेयर इज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ही इज़ बीइंग लेड बिफोर दिस कोर्ट एंड देयर इज़ रीजंस टू बिलीव। देखें वही टर्म है जो ये जो रीज़न टू बिलीव है इसको पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफाइन भी किया हुआ है। दैट वन मोहम्मद अब्बास एडुकेट इज़ बीइंग रॉन्गफुली कन्फाइंड एट CTT। अब ये जो रॉन्गफुली कन्फाइंड है ये क्या है, ये एक ऑफेंस है और इसको हमने किस सेक्शन के अंडर ऑफेंस है, ये सेक्शन नंबर 340 पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर ऑफेंस है। At CTD, Multan under circumstances that amount to an offence. This is to authorize and require you to immediately search for the said confined persons, Muhammad Abbas, educate at the specified place or any other place where they are suspended to be hidden. If the person is found during your search, you are strictly commanded to take custody of the individual and immediately produce him before this court to be dealt with according to the law. Given under my hand and seal of this court on the 25th day of June 2026। ठीक है, ओके। सो ये जो पुलिस है उन्होंने लीगली कन्फाइन नहीं किया, वी डोंट नो दैट हु कन्फाइंड हिम रॉन्गफुली, बट ये जो ऑर्डर हैं ये SHO को दिए गए हैं जज की तरफ से। ठीक है, और इसको अगर हम देखें कि ये जो ऑर्डर है ये तो लॉ ने उसको ऑथराइज़ किया है, अगर लॉ मजिस्ट्रेट को ऑथराइज़ ना करता तो वो ये ऑर्डर भी पास ना कर सकता। अब हम देखते हैं कि इसका सोर्स क्या है, और उसके लिए हमें चूँकि ये एक प्रोसीजर है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा CRPC में। सो अगर हम CRPC का सेक्शन नंबर 100 देखें तो ये आप देख सकते हैं ये कौन सा चैप्टर है, आई डोंट नो ये कौन सा चैप्टर है, आप इसको देख लें। लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 100 है ये डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, ये कौन सा रॉन्गफुली कन्फाइंड है, सेक्शन 340 वाला। सेक्शन 100 कहता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड इफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हिज रीजंस टू बिलीव। ये टर्म उसने अपने ऑर्डर में लिखे हैं, जज ने आपने देखा। दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। और ऑफेंस कौन सा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, सेक्शन 340। ही मे इशू अ सर्च वारंट, यानी जो ये जो मजिस्ट्रेट हैं वो सर्च वारंट इशू करवा सकता है एंड टू अ पर्सन एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज़ डायरेक्टेड। अब जैसे हमने उसमें देखा, अगर हम इस आर्डर को देखें इसमें लिखा हुआ है ना टू हुम द सर्च वारंट इज़ डायरेक्टेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने SHO को ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट किए हुए हैं, for the persons to confine and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order is in the circumstances of this case seem proper। सो ये सेक्शन नंबर 100 है CRPC का, जो मजिस्ट्रेट को ऑथराइज़ करता है कि अगर कोई शख्स जो है वो लीगली कन्फाइंड है तो उसको रिलीज़ करने का, उसके सर्च वारंट का ऑर्डर जो है वो दे सकता है। सो फार इस चैप्टर में हमने दो जो इसके मेन लीगल टर्म्स है, लीगल रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसकी जो डिफिनेशन है हमने उसको देखा। दोनों में फ़र्क है, ठीक है, एक पेरेंट ऑफेंस है, दूसरा उसका एग्रीवेटेड फॉर्म है। अब अगर ये ऑफेंस है तो पाकिस्तान पिनल कोड जो टर्म ऑफेंस है उसको डिफ़ाइन करता है, और वो ये कहता है कि हर वो चीज़ जो इस सेक्शन के इस पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर पनिशेबल हैं, वो क्या है, वो ऑफेंस है। ये आप सेक्शन नंबर 40 में ऑफेंस की डिफिनेशन देख सकते हैं। एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन क्लास 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। सो अगर हमने ये देखा कि ओके रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है ये ऑफेंस है, तो ऑब्वियसली अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट भी होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट 2 सेक्शंस हैं वो हमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिश के बारे में बताते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 341 है वो कहता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन एनी पर्सन shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 1,500 rupees or both। ये तो इजी है समझना, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी जो डिफिनेशन है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, हमें मालूम है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या है। ठीक है, सो अगर कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेन सेक्शन 339 का ऑफेंस कमिट करता है तो वो क्या होगा, उसकी जो पनिशमेंट है वो ऑब्लिगेटरी है। यहाँ लिखा हुआ है शेल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो हमें सेक्शन नंबर
53 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो एक लिस्ट ऑफ पनिशमेंट हमें देता है। तो इसको अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 53। ओके, ये सेक्शन नंबर 53 है, ये चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में आप जो सेक्शन नंबर 53 है, इसमें आप लिस्ट ऑफ पनिशमेंट को देख सकते हैं कि सांस, दियत, अर्श, दमन, तजीद, गित, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये 8 नंबर की जो है ये इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या है, 2 डिस्क्रिप्शंस की होती हैं, रिग्रेस एंड सिंपल। और सेम यही जो 8 नंबर वाली पनिशमेंट है ये यहाँ से ली गई हैं, क्योंकि पीपीसी में जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जो पनिशमेंट होती हैं वो इसी लिस्ट से सेक्शन नंबर 53 से ली जाती हैं। और सेक्शन नंबर जो 339 का ऑफेंस है और जो सेक्शन नंबर 340 का ऑफेंस है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन नंबर इसी 53 से जो 8 नंबर वाली पनिशमेंट है वो ली गई है, इम्प्रिजनमेंट। सो अगर कोई राउंडफुल स्टेन करता है तो उसकी ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है कि उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। क्योंकि हमने देखा ना कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 टाइप्स की हैं, रिग्रेस और सिंपल। जो एक्सटेंड हो सकती है यानी कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो 1 मंथ तक, यानी जो 1 मंथ है ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम लिमिट है, ये क्या है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। या उसको अगर कोर्ट मुनासिब समझती हैं तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये नहीं दी, सिर्फ फ़ाइन भी उसके ऊपर लगा सकती हैं, या अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो वो उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती हैं, फ़ाइन भी उसके ऊपर लगा सकती हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, और विथ बोथ। अब जो सेक्शन नंबर 342 है ये क्या है, ये जो रामफुल कन्फाइनमेंट है उसकी जो पनिशमेंट है और वो बताता है हमें, क्योंकि डिफिनेशन हम ऑलरेडी 340 में देख चुके हैं। Whoever wrongfully confined any person, again obligatory punishment है, be punished with imprisonment of either description। अब यहाँ पे लिखा हुआ है either description, यहाँ पे लिखा हुआ है simple imprisonment। अब either description से मुराद ये है कि 53 में हमने देखा कि imprisonment कितनी किस्म की हैं, 2 किस्म की, simple and rigorous। तो अब either description यानी ये कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो चाहे तो वो सिंपल imprisonment दे सकती हैं, चाहे तो वो rigorous imprisonment दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें रांगफुल रिस्ट्रेन की ऑफेंस के साथ, तो जो रांगफुल कन्फाइनमेंट है वो एग्रीवेटेड फॉर्म हमने कहा था कि हैं, ठीक है। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, इसकी जो पनिशमेंट है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ 1 मंथ है, यहाँ 1 ईयर है, यानी एग्रीवेट हो गई है। अगेन कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, जो चाहे तो इससे कम भी दे सकती हैं, या फाइन भी लगा सकती हैं, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 3000 रुपीज़ तक, या दोनों जो है वो लग सकती हैं उसके ऊपर। सो अब हम आगे देखते हैं जो सेक्शन नंबर 343 है, ये बात करते हैं रांगफुल कन्फाइनमेंट पर 3 और मोर डेज। देखिए यहाँ पे सिंपल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर है, और उसके अलावा फ़ाइन या बहुत दोनों जो है वो लग सकते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 343 है, ये 3 डेज़ या मोर डेज़ का जो इसमें ये जो फ़िलॉसफी है, ये जो सेक्शन है इसकी फ़िलॉसफी क्वांटम ऑफ ट्रॉमा के ऊपर बेस है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स को इल्लीगली अगर कैद किया जाता है, तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा है, जो खौफ है, या जो जिस्मानी तकलीफ़ है, वो भी उससे इफ़ेक्ट होता है। सो यहाँ पे यानी जो 3 दिन है ये क्या है, ये 72 आवर्स हैं, ठीक है, 72 आवर्स। सो ये एक महसूस लीगल बाउंड्री है, यानी 3 दिन तक किसी को बाहर की दुनिया से अगर कट कर दिया जाए, घर वालों से ना मिलने दिया जाए, जो लॉ है उस तक रसाई ना दी जाए, तो ये चीज़ साबित करती हैं कि जो मुलजिम है, जो हूएवर है, ये जो एक्शन कन्फाइनमेंट कर रहा है, यानी राउंडफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, वो एक इंटेंशन के साथ वो कर रहा है, इस ऑफेंस को कमिट कर रहा है, ठीक है। यानी वो एक सोची समझी जो साजिश है उसके तहत विक्टिम की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको एक्सटिंग्विश कर रहा है। सो इसलिए हम ये देखेंगे कि अगर ये जो सेक्शन नंबर 342 है, ये सेक्शन नंबर 342 का 42 का एग्रीवेटेड फॉर्म है, तो इसकी जो सज़ा है वो भी क्या होगी, वो भी डबल होगी। जैसे यहाँ पे 1 ईयर है, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो ये एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर तक। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन फॉर 3 डेज आर मोर, यानी अगेन वही बात है कि इसमें हु एवर में तो कोई भी शामिल है, रॉन्गफुली कन्फाइन यानी सेक्शन नंबर जो 340 है उसका इस्टेब्लिश होना यहाँ पे ज़रूरी है, उसके जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होने ज़रूरी हैं, ठीक है।
एनी पर्सन फॉर 3 डेज और मोर, अगर वो उसको 3 दिन के लिए या जो 3 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड है उसके लिए वो कंस्टेंट करना जो है उसको ज़रूरी है। तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, यानी ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है, शिल भी लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। इधर डिस्क्रिप्शन ये आपको समझ आ गई है, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर तक, उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है या दोनों भी उसके ऊपर लग सकते हैं। यानी यहाँ पे 72 आवर्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं उसमें दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, और 3 दिन से मुराद कंटिन्यूस 72 आवर्स है। अगर विक्टिम को सुबह फॉर एग्जांपल कैद कर दिया जाए और शाम को उसको छोड़ दिया जाए और फिर अगले दिन दोबारा कैद कर दी जाए, तो वो इंटरमिटेंट रिस्ट्रेंड होगा। कंटिन्यूस 3 डेज का कन्फाइनमेंट नहीं माना जाएगा, यानी वो तब माना जाएगा जब उसको वन गो में, यानी कंटिन्यूसली उसको 3 दिन कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन में अगर उसको कन्फाइन किया गया हो। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 344 को। तो 344 है, ये सेक्शन नंबर 343 का एग्रीवेटेड स्टेज है। एग्रीवेटेड मीन्स सीरियस फॉर्म है उसका। तो ये कहते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। Whoever wrongfully confines, यानी wrongfully confines सेक्शन नंबर 340 के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। एनी पर्सन फॉर 10 डेज और मोर, 10 डेज ये 240 आवर्स काउंट होते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा अरसे तक अगर उसको कंटिन्यूसली कन्फाइनमेंट में रखा जाए तो उसकी जो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, ईदर डिस्क्रिप्शन यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 3 ईयर्स तक। यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ ना एंड का मतलब है यानी प्लस शेल, ये भी ऑब्लिगेटरी है, और आल्सो बी फाइन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मे, यानी ये एक्सटेंड हो सकती है, जैसे ये लिखा हुआ है मे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, यानी ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, कोर्ट इससे कम भी दे सकती है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट के साथ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है और, ठीक है, यानी ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कौन सी तीनों में से कौन सी पनिशमेंट उसको देता है, या चाहे तो दो भी दे सकता है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज में अगर हम देखें तो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट एक तो इम्प्रिजनमेंट है जो 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन जो है वो भी लगेगा। अब देखें सेक्शन नंबर 344 के अंदर उसको 10 दिन का जो कैलकुलेशन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर मुलजिम ने विक्टिम को 5 दिन के लिए फॉर एग्जांपल कैद में रखा है और फिर उसको 2 दिन के लिए छोड़ दिए हैं और फिर उसको दोबारा 5 दिन के लिए कैद में रखा है, तो वहाँ 2 अलग अलग काउंट्स बनेंगे सेक्शन नंबर 343 के अंदर। लेकिन सेक्शन नंबर 344 अप्लाई नहीं होगा जब तक कि जो ट्रांजिशन है वो कंटिन्यूस 10 डेज़ का ना हो। लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 343 है, या अगर हम ये जो रॉन्गफुल सिंपल रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को देखें या सिंपल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को देखें, यानी अगर किसी को कुछ घंटों के लिए रिस्ट्रेन या कन्फाइन कर दिया जाए तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 345 है, ये कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की एक टेबल हमें देता है और उसमें वो ऑफेंसेस मेंशन है। जैसे ये इसमें 3 कॉलम्स हैं, ऑफेंस, सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल, पर्सन बाय हुम ऑफेंस में बी कंपाउंडेड, यानी जो राजीनामा उसमें कर सकता है। अब इस लिस्ट में वो ऑफेंसेस शामिल हैं जो जिसमें राजीनामा किया जा सकता है, यानी वो हमें ऑफेंस बताता है कि ऑफेंस कौन सा है। फॉर एग्जांपल wrongfully restraining or confining any person 241 और 342, 241 एंड 342, लेकिन ये तो 340, वेट, इसको अगर हम देखें कि ये देखें ये 341 है, ये पनिशमेंट फॉर wrongful restraint है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 341 एंड 342 है, ठीक है, wrongful restraint और wrongful confinement। तो ओके, और ये जो कॉलम है ये बताता है कि द पर्सन कि कौन शख्स जो है वो राजीनामा कर सकता है। द पर्सन डिस्ट्रेन एंड कन्फाइन, यानी वो शख्स खुद कर सकता है, उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको वो एंटाइटल नहीं होते। अब अगर हम ये जो पूरा टेबल है इसमें अगर हम इसको देखें, ये जो एग्रीवेटेड फॉर्म है सेक्शन नंबर 344 को 342 मेंशन है। अब हम देखते हैं 343 एंड 344 को।
आप में इसको देखते जाएं। सो इसमें जो 344 है वो आपको जो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो सिंपल रिस्ट्रेन है और जो कन्फाइनमेंट है वो इसमें मेंशन है, और उसकी जो एग्रीवेटेड फॉर्म है वो इसमें मेंशन नहीं है। इसमें आप इसको मज़ीद हम देखते हैं, इसमें 343 एंड 340, ओके, ये 343 है, यानी जो अगर 3 डेज़ तक ये ऑफेंस है, क्योंकि हमने टॉप में देखा है रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन फॉर 3 और मोर डेज़, तो ये वही शख्स खुद राजीनामा अगर करना चाहे तो कर सकता है। अब इसके बाद ये 346 जो है वो अगेन कंपाउंडेबल है, लेकिन अगर हम बात करें 344 की, तो 344 इस कॉल टेबल में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा 344, यानी अगर किसी को 10 दिन तक या उससे ज़्यादा कन्फाइन किया जाए, तो फिर यहाँ पे ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बन जाता है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्यों यानी लॉ ने या लेजिस्लेचर ने इसको बनाया, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है उसका साफ साफ जो इरादा है वो ये था, यानी इसको नॉन कंपाउंडेबल बनाने का, कि अगर किसी को लंबे अरसे तक प्राइवेट यानी इम्प्रिजनमेंट दी जाए, फॉर एग्जांपल जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो वो मुल्क का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है और जो स्टेट अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहा होता है। इसलिए जो स्टेट है यानी जो रियासत है वो ये कहती हैं कि अब ये मामला तुम्हारा और विक्टिम का आपस का नहीं है कि तुम चाहो तो जब चाहे 10 दिन के लिए या उससे ज़्यादा किसी को कन्फाइन करो और बाद में आके राजीनामे करो। स्टेट कहती हैं कि नहीं, अब तुमने रियासत के कानून को तोड़ा है, तो इसलिए हम तुम्हें जो राजीनामा है उसकी इजाज़त भी नहीं देंगे। सो आपने देखा कि जो सेक्शन नंबर 345 हैं कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की बात करता है सीआरपीसी, उसमें 344 का जिक्र नहीं था। सो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 345 को। ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रेट हैज़ बीन इशू। अगर किसी शख्स को लीगली कन्फाइन किया गया है और उसकी लिबरेशन के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन्होंने कोई रेट इशू किया है, जैसे हमने प्रीवियस इसमें यहाँ पे जज का जो ऑर्डर है ये देखा, और ये जो ऑर्डर है ये सीआरपीसी के सेक्शन, क्योंकि ये लिखा हुआ है किसने, मजिस्ट्रेट ने लिखा है, तो ये सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 100 है वो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो सर्च वारंट का जो ऑर्डर है वो इशू कर सकता है अगर किसी शख्स को लीगली कन्फाइन किया गया है। और उसके अलावा जो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 491 है, वो भी हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि किसी भी शख्स को अगर इलीगली डिटेन या कन्फाइन किया गया है तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन या ऑर्डर वो इशू कर सकते हैं, और कोर्ट जो है क्या कर सकती हैं, किसी बिलेफ या रेफरी को बेचकर बंदे को रिकवर करवा सकती हैं। और उसका जो रेफरेंस है वो है सेक्शन नंबर 491। सो ये आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 37, डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अ हेबियस कॉर्पस, यानी अगर किसी को हिब्स बिजा में रखा जाता है तो ये 491 की पावर है, पावर टू इशू डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द हेबियस कॉर्पस, यानी कोई हाई कोर्ट, ठीक है, मे व्हेनेवर इट फिट थिंक्स डायरेक्ट दैट अ पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स एपेलेट क्रिमिनल जुरिसडिक्शन बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट टू बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो सिंपल मेरे पास में मैंने आपको समझा दिया कि ये जो सेक्शन है ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को एम्पावर करता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम उसको देखेंगे, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 199 है, तो ये जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है। और हाई कोर्ट के पास क्या जुरिसडिक्शंस हैं, क्या अथॉरिटी हैं, इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट में इफ इट इज फाउंड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, can no other adequate remedy is provided by law, okay, and the application of any aggravated party make an order directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court function in connection with the affairs of the federation upon said local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do। यानी अगर लॉ जो है, लॉ ये कहते हैं कि आप किसी को लीगली रॉन्गफुली कन्फाइन नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप लीगली बाउंड टू डू होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो करते हो ये ऑफेंस कमिट करते हो तो फिर हाई कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती हैं,
हाई कोर्ट जो है वो किसी को रिफ्रेन भी कर सकती है कि आप यानी किसी को wrongfully कन्फाइन ना करें, ठीक है? तो उसको ऑर्डर जो है वो इशू कर सकती है। और अगर हम 199(b)(1) को देखें तो ये कहता है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन मेक एन ऑर्डर, यानी हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकती हैं, क्या ऑर्डर कर सकती हैं? डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल jurisdiction ऑफ द कोर्ट be brought before it so that the court may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority. विदाउट लॉफुल अथॉरिटी कब होता है? जब किसी को wrongfully कंस्ट्रेन किया जाता है या wrongfully कन्फाइन किया जाता है, और इन द अनलॉफुल मैनर। सो इसका मतलब है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अगर उसको रिस्ट्रेन किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके रेट पिटीशन जो है वो उस पर्सन की रिलीज़ के लिए दायर कर सकते हैं। और सिमिलरली यानी तीन तीन अथॉरिटीज़ हैं जो ये एम्पावर करती हैं उसको। जो सेक्शन 100 है सीआरपीसी का, वो मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है। जो सेक्शन नंबर 491 सीआरपीसी है वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को एम्पावर करता है। और सिमिलरली जो क्या नाम है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 191 है 199 है, वो हाई कोर्ट को जो है एम्पावर करता है कि उसकी रिलीज़ के आर्डर जो है वो कर दिए जाएं जिस शख्स को लीगली कन्फाइन इलीगली कन्फाइन किया गया है। ओके, अब ये कहते हैं इसको हमने पहले क्यों देखा, यानी जो ये पावर्स हैं, ये 3 सेक्शन जो लीगल अथॉरिटीज़ को कोर्ट्स को ऑथराइज़ करती हैं, इसको हमने इस वजह से देखा कि ये सेक्शन नंबर 345 के साथ कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड हैं इसको हम देखते हैं। सो सेक्शन नंबर जो 345 है ये कहता है कि रामफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड, यानी उन तीन अथॉरिटीज़ को हमने देखा, उनसे किसी एक की तरफ से भी अगर लीगली कन्फाइंड शख्स के लिबरेशन के रेट के आर्डर जो है वो इशू हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो हु एवर है, अगर उसने उसको रखा हुआ है अपनी इलीगल कन्फाइनमेंट में, यानी हु एवर कीप्स एनी पर्सन इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में सेक्शन की 40 की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंफर्म होने चाहिए। knowing that a writ of this for the liberation of that person has been duly issued, यानी उसके पास कंप्लीट नॉलेज है कि जिस शख्स को मैंने लीगली कन्फाइन किया हुआ है इसके लिबरेशन की जो आर्डर हैं वो इशू हो चुके हैं। तो फिर ऐसा जो शख्स होगा कि यानी उसके नॉलेज के बावजूद भी वो क्या करता है, उसको लीगली कन्फाइन करता है, रखता है, उसको कीप करता है, तो उसकी जो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, ईदर डिस्क्रिप्शन यानी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि चाहे तो सिंपल दे चाहे तो रिग्रेस दे, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर्स तक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इन एडिशन टू एनी टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे बी लाइबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले तो इस चैप्टर की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 16A की, कि इस सेक्शन यानी 345 के अंडर अगर कोई शख्स ये काम करता है, अगर किसी को वो लीगली रॉन्गफुली कन्फाइन करता है और उसको इल्म हो जाता है कि इस शख्स की लिबरेशन के आर्डर इशू हो चुके हैं, फिर उसके बावजूद भी वो उसको रखता है इलीगल कन्फाइनमेंट में, तो एक तो उसने उसको क्या किया, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा। अब इलीगल जो कन्फाइनमेंट है वो तो हमने डिफरेंट उसमें देखी, यानी जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि वो सिंपल भी हो सकती है कि चाहे आप किसी को 1 दिन के लिए इलीगली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दे दें, या किसी को 3 दिन के लिए, या उससे ज़्यादा, या 10 दिन के लिए, यानी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, और उसकी पनिशमेंट भी सिचुएशंस के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। अब जो 345 के अंदर अगर उसने मिसाल के तौर पे किसी शख्स को 1 दिन के लिए रॉन्गफुल कन्फाइन किया है तो उसकी पनिशमेंट तो 1 ईयर है, यानी 1 दिन यहाँ मेंशन तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये 3 दिन से कम है, 3 दिन से कम है, क्योंकि 3 दिन तो स्पेसिफिक लॉ ने बताया हुआ है। अगर 1 या 2 दिन के लिए उसको स्पेसिफिक कन्फाइन किया हुआ है तो उसकी पनिशमेंट 1 ईयर है। अगर उसको फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए किया है या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए, 10 दिनों से कम दिन के लिए किया है, तो उसकी पनिशमेंट 2 साल है। अब इस सिचुएशन को ले लेते हैं कि अगर उसने किसी ये जो हु एवर है अंडर 345, उसमें जिस शख्स को कीप किया हुआ है उस 3 दिन के लिए किया हुआ है, अगर 3 दिन एस्टेब्लिश हो गए, 72 आवर्स कंप्लीट हो गए, तो सेक्शन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया ना। अब सेक्शन नंबर 342 अगर प्रूफ हो जाए
तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है, फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसको 2 साल की सज़ा मिली है, ठीक है? एक तो उसने ये वाला 342 का ऑफेंस कमिट कर लिया। अब ये जो सेम पर्सन है उसको ये भी मालूम था कि ओके इस शख्स की रिलीज़ के लिए, लिबरेशन के लिए जो कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर भी दिए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसने उस शख्स को कन्फाइन किए रखा। तो अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 345 है, ये भी इस्टेब्लिश हो रहा है और इसकी जो पनिशमेंट है ये क्या है, वो 2 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर उसको 2 ईयर की पनिशमेंट मिल जाती है, तो ये जो इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट है ये इन एडिशन टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ विच ही मे बी लायबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे हमने कहा कि 342 जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, वो 342 की जो पनिशमेंट है वो कितनी है, वो 2 ईयर है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको 2 ईयर की पनिशमेंट मिल गई है, किस सेक्शन के अंदर, 242 के 243 के अंडर। अब प्लस यानी यहाँ पे एडिशन है, जो जब एडिशन है तो इसका मतलब है कि ये 345 के अंडर जो पनिशमेंट है, अगर उसको और इस सेक्शन के अंडर भी 2 ईयर की पनिशमेंट मिली है, तो ये जो टोटल पनिशमेंट है ये 4 ईयर हो जाएगी, ठीक है? देखिए यूजुअली ऐसा होता है ना कि अ, अगर किसी केस में फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्शंस लगते हैं, जैसे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक एफआईआर है, उसमें सेक्शन 342 है, 324 है, 506 है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ये सेक्शंस लगे हैं तो जजेस जो सज़ा सुनाते हैं, यानी जब अपनी जजमेंट में सज़ा लिखते हैं, तो वो ये लिखते हैं, देखिए अब 342 की अपनी पनिशमेंट है, ये देखें यहाँ पे लिख मेंशन है एक्सटेंड टू 1 ईयर या फाइन या बहुत। अब 324 की अपनी पनिशमेंट है, 506 की अपनी पनिशमेंट है, लेकिन जज जजमेंट में ये लिखता है कि ऑल सेंटेंसेस शिल रन कंकरेंटली, यानी जो तमाम सज़ाएं हैं वो एक साथ चलेंगी, ठीक है? हम अज्यूम करते हैं कि जैसे इसकी 2 ईयर है और इसकी 10 ईयर है, अज्यूम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पनिशमेंट्स ऑफ दिस सेक्शंस। 506 की हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 ईयर है। तो अब ये जो डिफरेंट ऑफेंसेस अगर उसके ऊपर प्रूफ हो गए हैं, तो ये 12 और 13 14 15, ये 15 साल नहीं होंगी, ये क्या चलेंगी, यानी अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 324 की 10 ईयर मिली है, तो इस 10 ईयर में ये जो 2 + 3 है ये भी शामिल होंगी, ये कंकरेंटली चलती है। मगर जो सेक्शन नंबर 345 है ये एक एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ख़ुद ये लिख दिया है कि ये सज़ा क्या होगी, ये इन एडिशन होगी। इन एडिशन से क्या मुराद है कि ये कंसेक्टिवली दी जाएगी, ठीक है? यानी पैरेलल यानी कंकरेंट नहीं चलेगी, बल्कि अगर एक ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वो दूसरी शुरू होगी। जैसे हमने ये वाली एग्जांपल ले ली, अगर 242 उसने कमिट किया है, फिर उसके साथ 342 भी कर लिया, यानी इसको मालूम हुआ कि रेट लिबरेशन की जो रेट है वो इशू हो चुके हैं, फिर भी उसने उसको रखा। तो पहले 243 की जो पनिशमेंट है 2 साल वो पूरी होगी, फिर उसके बाद 344 की पनिशमेंट स्टार्ट होगी, और वो कितनी है, वो भी 2 ईयर। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 346 को, और जो 346 है ये 345 का एक रिवर्टेड फॉर्म है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, ये कहता है कि हु एवर रॉन्गफुली कन्फाइंस यानी सेक्शन नंबर 340 जो है वो स्टेब्लिश होना चाहिए, एनी पर्सन इन सच अ मैनर इज टू इंडिकेट एन इंटेंशन दैट द कन्फाइनमेंट ऑफ सच पर्सन मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन। ओके, इसको इस तरह समझते हैं कि ये कहते हैं कि हु एवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन, यानी अगर कोई शख्स है वो किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, एनी पर्सन को, इन सच मैनर यानी एक ऐसे तरीके से उसको कैद करता है जो क्या चीज़ शो करती है, यानी उसका जो उसको कैद करने का जो तरीका है, जो हु एवर है वो उसकी इंडिकेशन यानी उसका जो मेंजिया है उसको इंडिकेट कर रहा है, यानी उसकी जो नीयत है वो जो हु एवर है उसकी उसका जो एक्शन है उससे साबित होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उस शख्स का फ़ोन छीन छीन देता है, उसको किसी खुफिया जगह पे मुंतकिल कर देता है, ठीक है? That the confinement of such person may not be known to any person interested in the person. ओके, सो कन्फाइंड। अब ये जो शख्स हैं जो कन्फाइंड हैं, कहते हैं कि
हूएवर ने जिस शख्स को कन्फाइन किया है ऐसे मैनर के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि उसका जो पता है वो किसको ना चले, उन लोगों को ये इन द पर्सन सो कन्फाइन, जो कन्फाइंड पर्सन है उसमें वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको पता ना चल सके। अब इंटरेस्टेड लोग किसी में कौन होते हैं, लाजमी होते हैं किसी के पेरेंट्स होते हैं, शोहर बीवी या बच्चे या कोई दोस्त वगैरह शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो उसकी जो हैरियत है वो जानने के लिए यानी बेताब रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हु एवर है वो ऐसा तरीका इख्तियार करता है, यानी ऐसा मैनर इख्तियार करता है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको इल्म ना हो कि हमारा जो अपना है वो कहाँ पे उसको कन्फाइन कर दिया गया है या कहाँ पे है, ठीक है। और टू एनी पब्लिक सर्वेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट, जैसे अगर कोई लोकल पुलिस है, मजिस्ट्रेट हैं या स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उसको उसकी कैद के बारे में पता ना चले, यानी या तो उसकी जो फैमिली है उसको, या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उनको। और that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as here and before mentioned। या फिर अगर कैद का पता चल भी जाए तो जिस जगह यानी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसे रखा गया है, वो जगह उनके घर वालों को या जो पुलिस के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको ना मिल सके, ठीक है, इज हेयर इन बिफोर मेंशन। यानी ये जो सेकंड फ्रेज है ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है। यानी ला सिर्फ विक्टिम को हाइड करने को नहीं देखता, जैसे अगर उसको हाइड कर दिया गया है, उसकी जो लोकेशंस है उसको हाइड करना भी एक ऑफेंस है। यानी फॉर एग्जांपल अगर विक्टिम का सबको पता है कि वो किडनैप हो चुका है लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, तो फिर इस सूरत में सेक्शन 346 जो है वो अप्लाई हो सकती है, क्योंकि इस सेक्शन का जो सेकंड ये फ्रेज है ये बता रहा है और से जो स्टार्ट हो रहा है, दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट, यानी जो लोकेशन है वो क्या हो, वो अनडिस्कवरेबल हो या पुलिस अथॉरिटीज़ उन तक ना पहुंच सकती हूँ, या उसकी जो इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, और इंटरेस्टेड पीपल में यानी कोई भी शामिल हो सकता है, फैमिली हो सकती हैं, सब समटाइम्स जो गार्डियंस हैं, एम्प्लॉय हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। सो ओके, तो ये कहता है कि ऐसा जो शख्स है यानी जो हू एवर है जो किसी को कन्फाइन करता है किसी सीक्रेट प्लेस में, जिसकी जो लोकेशन है वो भी सीक्रेट हो, और वो जो जिस शख्स को कन्फाइन किया गया है वो भी यानी उसका भी पता ना हो किसी को, जिसने कि कोई अथॉरिटीज़ उस तक अप्रोच नहीं कर सकती, तो फिर ऐसा जो हू एवर है उसकी ऑब्लिगेटरी पनिश होगी, जो एम्प्रिजनमेंट होगी, इधर डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड हो सकती हैं 2 ईयर्स तक। अब अगेन वही सेम फ्रेज है 345 वाला, इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट टू विच ही मे बी लायबल फॉर सच रंगफुल कन्फाइनमेंट। तो इसकी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि इसकी जो ये पनिशमेंट है ये क्या है, ये कंजक्टिव पनिशमेंट है। यानी जो सेक्शन नंबर 345 346 है ये बैक वक्त भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स ने किसी को 10 दिन के लिए कन्फाइन किया हुआ है तो 344 अप्लाई हो गया। अब उसके ऊपर अगर उसको पता चल जाता है कि उसकी रिट पिटीशन जो है, रिट लिबरेशन के रिट जो है वो इशू हो चुके हैं और वो फिर भी उसको रखता है, तो 345 हो गया। अब उसके बाद वो क्या करता है कि अगर वो किसी सीक्रेट जगह उसको मुंतकिल कर देते हैं तो फिर सेक्शन नंबर 346 जो है वो अप्लाई होगा। अब ये तीनों जो सेक्शन है इनकी जो पनिशमेंट है ये सिमल्टेनियसली लगेंगी, यानी एक के बाद एक पूरी होगी, फिर दूसरी स्टार्ट होगी, फिर तीसरी स्टार्ट होगी। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 347 को। ये कहते हैं रंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी। इन टर्म्स के ऊपर और करें, अगेन रंगफुल कन्फाइनमेंट है, ठीक है, लेकिन मकसद क्या है, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी या कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, या उससे कोई इलीगल एक्ट करवाना जो है वो मकसूद है, यानी मकसद है। सो हु एवर रॉन्गफुली कन्फाइन एनी पर्सन, यानी अगेन सेक्शन 340 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी उसको रंगफुली रिस्ट्रेन करना चाहिए किसी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंडर। any purpose any person for the purpose of extorting from the person confined। कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को लीगली कन्फाइन करता है किस मकसद के लिए, ताकि
उसको क्या किया जा सके, एक्सटॉर्ट किया जा सके। एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द पर्सन कन्फाइन, यानी कन्फाइंड पर्सन से क्या चीज़ कर एक्सटॉर्ट किया जा सके, यानी एक्सटॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी को खौफ, यानी खौफ या त्रट के अंडर, या उसको मजबूर करके ज़बरदस्ती उससे कोई चीज़ आप छीन लेते हैं, ठीक है। यानी जो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, वो ये होना चाहिए कि यानी कैद करने की जो बुनियाद है वो ही ब्लैकमेलिंग यानी एक्सटॉर्टिंग है। अब वो क्या हो सकती है, फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड, ओके, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड। या तो खुद उस शख्स से उसका कोई मकसद हो एक्सटॉर्टिंग का जिसको उसने कन्फाइन किया हुआ है, या फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन। अब लास्ट बात है, इंटरेस्टेड इन द पर्सन से मुराद वही हैं जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, ठीक है। यानी जैसे बाप को कैद करके बेटे से ये कहना कि आप दुकान मेरे नाम कर दो, तो ये बाप बेटा कौन है, एक दूसरे में इंटरेस्टेड है ना, ओके। एनी प्रॉपर्टी, यानी एक्सटॉर्टिंग एनी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में हर तरह की जो चीज़ें वो शामिल हो जाती हैं, वो उनका मकसद एक्सटॉर्ट करना होता है किसको, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको। यानी इसमें कोई कैश भी शामिल होती हैं, सोना हो सकता है, गाड़ी, ज़मीन, कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी शामिल हो सकती है। और अगेन ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है इसको पाकिस्तान पिनल कोड ने सेक्शन नंबर जो 30 है आई गेस, सो उसमें डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन नंबर 30, यस, सेक्शन नंबर 30 है। तो ये कहता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज़ अ पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट्स वेयर बाय एनी लीगल राइट इज़ क्रिएटेड। लीगल राइट क्रिएट होते हैं, या एक्सटेंड होते हैं, या ट्रांसफ़र होते हैं, या रिस्ट्रिक्ट होते हैं, extinguish or released होते हैं, और whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right। so ये valuable document होता है, सॉरी valuable security होती है। अब जिस शख्स ने कन्फाइन किया हुआ है, यानी जो हु एवर है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो पर्पस है वो क्या है, किसी से कोई प्रॉपर्टी हथियाना यानी एक्सटॉर्ट करना, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब सेक्शन 30 में जो हमने पीपीसी में डिफिनेशन दी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो ये यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा कागज़ होता है जिससे कोई लीगल जो राइट है वो पैदा होता है, ख़त्म होता है, या ट्रांसफ़र होता है। जैसे स्टैम्प पेपर हो गए, ब्लैंक चेक हो गए, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गई, यानी इकरारनामा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल सिक्योरिटी में आती हैं। और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन्स टू डू एनीथिंग इलीगल, या फिर ये जो हु एवर है, ये जिस शख्स को उसने कन्फाइन किया हुआ है, उसको या उसकी जो फैमिली है उसको, यानी कैद बंदे को या उसकी जो फैमिली है उसको मजबूर करके वो कोई ऐसा काम कराना चाहता है जो लॉ की नज़र में वो क्या है, ऑफेंस है, या वो इलीगल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, टू डू एनीथिंग इलीगल। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी शख्स से कहा जाए कि जब तक तुम हमारे दुश्मन के घर डाका नहीं डालोगे तो हम तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो भाई है ये कौन है, ये पर्सन इंटरेस्टेड इन है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि आर टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन विच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या उसकी जो कन्फाइनमेंट का मकसद है वो जिस शख्स को उसने कन्फाइन किया है उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, यानी उसे मजबूर करना है कि वो कोई ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी वो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उससे निकलवाए जिससे जो मुल्जिम है, यानी जो हु एवर है, उसको कोई और जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है जैसे चोरी, डकैती या कोई कत्ल करना, उसमें क्या हो, फैसिलिटेशन, उसके कमीशन में उसको फैसिलिटेशन हो, यानी किसी और ऑफेंस में। तो फिर ऐसा जो हु एवर है जो ऐसे मकसद के लिए किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करेगा कि वो उससे प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या उससे कोई इलीगल काम करवाना चाहता है, तो ऐसा जो हु एवर है वो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट उसको मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट की, जो ईदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती हैं, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 3 ईयर्स की, प्लस उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 348 है। ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन।
और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ भी क्या था, एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, यहाँ भी क्या है, एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ठीक है, यानी उसको मजबूर करना किस चीज़ के लिए कि उससे कन्फेस करवाए। या यहाँ पे था एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे है रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये जो सेक्शन है इसका टेक्स्ट कहता है कि हु एवर wrongly confines any person for the purpose of extorting from the person confined, यानी जिस शख्स को कन्फाइन किया गया है उसका पर्पस क्या है कि उसको एक्सटॉर्ट करके मजबूर करके, यानी उस शख्स को जिसको कन्फाइन किया गया है या एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड। ये इसकी तो आपको समझ आ गई है। और उसको लीगली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मकसद क्या है कि उससे कोई कन्फेशन की जाए और एनी इंफॉर्मेशन विच मे लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो उससे निकलवाई जाए जो क्या हेल्पफुल साबित हो सकती हैं किसी ऑफेंस की डिटेक्शन के लिए। यानी किसी से ये कन्फेस करवाना, किसी जुर्म का इकरार करवाना, कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि हाँ मैंने चोरी की है, और अगर ये जो कन्फेशन है ये इलीगल यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 344(8) जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी। या जो इन्फॉर्मेशन की बात है, यहाँ पे सिर्फ जो कन्फेशन है वो नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन भी कवर्ड है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी से पूछे कि वेपन कहाँ छुपाए हैं, या ड्रग्स कहाँ रखी हुई हैं, या अकम्प्लिस कौन है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन में आती हैं, ठीक है। यूजुअली जो पुलिस होती है वो ऑफेंस सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहती है, और लॉ कहता है कि लीगल तरीका जो है वो अडॉप्ट करो इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है। इलीगल कन्फाइनमेंट जो है उससे नहीं होनी चाहिए। लेकिन यूजुअली जो पुलिस होती हैं वो आपको पता है कि अ, यही तरीका जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का अपनाती हैं, या तो कन्फेशन के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। यहाँ पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है या कन्फेशन है वो कवर नहीं है, बल्कि यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है और मिसकंडक्ट, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती हुई है ऑफिस में, या कोई करप्शंस वगैरह हुई है, ठीक है, तो वो जो मिसकंडक्ट हुआ है, जो ऑफिशियल मिसकंडक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल हो सकती हैं। और फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security। अब ये अगेन यहाँ पे 347 वाले टर्म्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे बात हो रही थी एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, यानी उनसे एक प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करवाना, उनसे प्रॉपर्टी को लेना, छीन लेना। जबकि यहाँ पे यानी जो जिस शख्स को कन्फाइन किया गया है उसके पास या उसके जो इंटरेस्टेड वन जो लोग हैं उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन जो हु एवर है वो क्या करना चाहता है, वो इस लीगल कन्फाइनमेंट के ऊपर उसको ज़बरदस्ती यानी दबाव डाल के उस प्रॉपर्टी को दोबारा से रिस्टोर करवा रहा है, यानी वापस लेना चाहता है। यानी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स को कन्फाइन किया गया है उसी की हो, उसकी भी हो सकती है जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है ए, वो क्या करता है, वो बी को रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, रूम में बंद कर देता है, उसको नहीं बाहर निकलने देता। तो वो ये कहते हैं कि जब तक तुम मेरा मोबाइल वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिलीज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए ने बी को क्यों वो क्या हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो मेन टर्म है वो क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, लेकिन ए ने बी को रॉन्गफुली कन्फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी सेक्शन नंबर 348 जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। सो इसमें प्रॉपर्टी की जो रिस्टोरेशन है वो भी शामिल है, ठीक है। और साथ साथ इसमें ये कह रहे हैं और टू कॉज द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन वेल्यूएबल सिक्योरिटी। अगेन वही वेल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे चेक, रजिस्ट्री, ठीक है, वो उनसे वापस रिस्टोर करवाना। और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, ये जो फ्रेज़ है ये कवर करता है जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए जो है वो कहता है कि जब तक मेरा कर्ज़ा नहीं दोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चाहे वह कर्ज़ा उसके ऊपर वाकई ड्यू हो, ठीक है। इलीगल कन्फाइनमेंट पर भी ऑफेंस है। सो कानून जो है वो किसी भी शख्स को यानी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर कोई डिमांड हो या कोई क्लेम हो, अगर वो भी सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन
अगर उसका तरीका wrongful confinement है तो ये पे ऑफेंस है। उसके बाद आर टू गिव इंफॉर्मेशन विच मे लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वेल्यूएबल सिक्योरिटी, या उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाना, यानी उसको इस मकसद के लिए कैद करना कि उससे वो ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाए जो ऑलरेडी, मिसाल के तौर पर कोई चोरी शुदा माल है, उस वो जो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है ना, जैसे कैश, सोना या इस तरह की कोई भी चीज़, फ़ोन वगैरह, ठीक है, गाड़ी, कोई भी चीज़ इसमें शामिल हो सकती है कि उसकी जो रिस्टोरेशन है उस तक लीड किया जा सके। यानी वो उससे पूछते हैं कि बताओ कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी कहाँ छुपाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशंस की हेल्प ली जा सकती हैं, अगर उस मकसद के लिए भी किसी को रंगफुली कन्फाइन किया जाए तो 348 अप्लाई होगा। या अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है तो उसकी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन या रिस्टोरेशंस के लिए किसी को फोर्स यानी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है तो फिर ऐसे जो शख्स है उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन, जो एक्सटेंड हो सकती हैं 3 ईयर तक, प्लस उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। देखिए इस चैप्टर को तो आप समझ गए हैं और ये सेक्शन भी आसान ही है, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन है पर्टिकुलरली अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करके देखें ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल नंबर 9 है, वो बात करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की। ये आप देख सकते हैं तो ये कहता है 9(1) जो है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब जो हम सेक्शन नंबर जो चैप्टर नंबर 16A देख रहे हैं, रंगफुल कन्फाइनमेंट एंड रिस्ट्रेन, उसमें किस चीज़ की डिप्राइवेशन है? लिबर्टी की डिप्राइवेशन है। सो जो पीपीसी का चैप्टर 16 है वो क्या कर रहा है, ये हमारी इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक यानी ऑफेंस बनाकर, अगर कोई इसकी वायोलेशन करता है तो। यानी अगर किसी शख्स को रंगफुली रिस्ट्रेन किया जाता है, रंगफुली कन्फाइन किया जाता है, तो वो यानी उस शख्स से उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो स्नेच कर दी जाती है, जो हमें कौन देता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 9। क्योंकि अगर पीपीसी का सेक्शन नंबर 16A जो है ये नहीं होगा तो फिर ये जो सेक्शन नंबर 9 है ये तो बस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 9 है ये बस कागज़ पे एक खूबसूरत सा बनकर रह जाएगा, ठीक है। सो ये जो सेक्शन नंबर ये जो सारी सेक्शंस हमने पढ़े हैं ये पीपीसी के, ये क्या करते हैं? ये उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इन्फोर्स करते हैं। ओके, सो इसके बाद जो सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 10 है, वो सेफगार्ड इज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। अगर आप देखें तो जो 10(2) है 10(2) ये, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब सच अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेसिफिकली ये जो टाइम फ्रेम है और ये भी ठीक इसके सामने, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said person period without the authority of a magistrate। सादा ज़बान में इसके मकसद ये है कि आर्टिकल 10(2) जो है वो ये कहता है कि जब भी कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे इस सेक्शन में जितनी भी सेक्शंस हमने देखे वो सारे स्टार्ट होते हैं हु एवर से। अब हु एवर में तो हमने कहा कि कोई भी हो सकता है, वो कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस है वो किसी को अरेस्ट करती है तो फिर वो बाउंड होती हैं कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जो करीबी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश उसको कर दे, ठीक है। यानी अगर वो उसको नहीं करती, 24 आवर्स से ज़्यादा वो लगाती हैं, तो फिर ये इलीगल कन्फाइनमेंट में आएगा। और इस सूरत में वो अगर रिमांड ना ले, ठीक है, तो फिर ये जो आर्टिकल 10 है उसकी वायलेशन कंसिडर होती है। और ये ऑटोमेटिकली जो सेक्शन नंबर 344 है ना, ये उसके अंडर 343 या 343 के अंडर जाए, ये डायरेक्ट ऑफेंस बन जाएगा, या 342 के अंडर भी। और सिमिलरली अगर हम शिक्षा आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें, ये इनवायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एटसेक्टर की बात कर रहा है। तो जो 14(2) है ये कह रहा है कि नो पर्सन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस।
और इसको हमने जो यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन हमने देखे, जहाँ पे ये एक्सटॉर्शन की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कन्फेशन की बात हो रही है, किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है जो किसी तरीके से जो ऑफेंडर है उसको हेल्प कर सके। तो फिर ये क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल नंबर 14 है उसकी वायलेशन है। और 14(2) में आपने देखा, ये कहता है कि सच या सबूत उगलवाने के लिए किसी भी शख्स के ऊपर तशद्दुद जो है वो नहीं किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। और सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात की, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो हमारी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन है उसका भी राइट देता है। और उसका जो आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का 24 है, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स 24 जो है, ये कहते हैं कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये कोई लॉ तो नहीं है ना कि अगर किसी को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करके उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको स्नेच कर दिया जाता है या रिस्टोरेशन के लिए उसको फोर्स किया जाता है। तो ये फिर आर्टिकल जो 24 है उसकी भी वायोलेशन है। और जो आर्टिकल 191 है उसको आप ऑलरेडी देख चुके हो कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है इसका जो स्ट्रॉन्ग लिंक है वो जो आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का उसके साथ भी है। और हमने देखा है कि वो हाई कोर्ट को अथराइज़ करती हैं उसके लिए, जो कन्फाइंड पर्सन है उसकी रिलीज़ ऑर्डर देने के लिए। सो ये आज का हमारा न्यू चैप्टर था 16A। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये जो दो नए कंसेप्ट हमने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस है वीडियोस की मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।